राधे राधे एवरीवन। ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग लूसेंट जीएस का लूसेंट जीके का ज्योग्राफी सीरीज कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो हमने अपने कर लिया था, कल कंप्लीट किया था। और आज दूसरा पार्ट, उसका ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, भारत की जलवायु से। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। कल हमारा वीडियो मतलब ज्योग्राफी का पहला सीरीज आया, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये लूसेंट से आपको पहला ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको मतलब 1 मंथ के अंदर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, जिससे आप लोगों को बिहार दरोगा का जो मेंस और बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होने वाला है उसमें रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे कि किस मंथ मतलब कौन से एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, और नोट्स भी बना, अपना शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। तो क्या हमारा भारत की जलवायु, भारत की जलवायु ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मौसम और जलवायु। मौसम और एवं जलवायु। मौसम क्या होता है? तो मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, मतलब ये टेम्पोररी, मतलब ये चेंज होते रहे, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जबकि जलवायु क्या है? तो वो तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मतलब बहुत दिन तक एक तरह का मौसम रह गया तो उसके एवरेज को जो होता है उसको जलवायु बोलता है। तो मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे एक दिन में मौसम का, एक दिन में, एक सप्ताह में, एक दिन नहीं, कम से कम एक सप्ताह महीने में मौसम चेंज हो जाता है। कभी ठंडी, कभी सर्दी, ठंडी सर्दी, गर्मी, बरसात, ऐसे ये सब मौसम है, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जलवायु है, जलवायु के बदलाव होने में 50 साल लग जाते हैं। तो इनका डिफिनेशन यही है, मौसम जल्दी जल्दी चेंज होता है, और जो जलवायु है वो बहुत मतलब टाइम लगता है उसको चेंज होने में, 50 से भी अधिक वर्ष लग जाते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? भारत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु से क्वेश्चन आता ही वन लाइनर में आ जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है कि उपोष्ण है, कि ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से, मानसून का डेफिनेशन क्या है? मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है। सीजन के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो, उसे हम लोग मानसून कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत के जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग में? तो इस पहला है स्थिति तथा ऊंचावाच संबंधी कारक। उसके बाद दूसरा होता है वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक, एयर प्रेशर और विंड रिलेटेड। पहला देखते हैं हम लोग क्या, स्थिति तथा उच्चावाच संबंधी कारक में कौन कौन से आते हैं? अक्षांश, अक्षांश यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। कर्क रेखा, कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। हमने पीछे वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और देश के बीचों बीच गुजरती है। तो इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग, इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। मतलब जो कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड में पड़ता है वहां पे ठंडी ज्यादा लगती है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के साउथ में भाग पड़ता है भारत का, वहां गर्मी ज्यादा लगती है, तो उसको उष्ण कटिबंध में पड़ा हुआ मानते हैं। अगला है हमारा उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल उष्ण कटिबंध में गर्मी क्यों होती है? तो वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। वहाँ मतलब वहाँ पे ज्यादा गर्मी ही रहती है। साउथ इंडिया में अधिकतर आप जानते होंगे कि बहुत गर्मी रहती है, मतलब सालों भर लगभग गर्मी ही रहेगी। वहाँ पे डिस्टेंस क्या बोलते हैं टेम्परेचर का, रात में ठंडी सुबह में गर्मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रात में भी मतलब डिफरेंस, दिन में आपको 34 डिग्री सेल्सियस है तो रात में भी वो घट के 32 31 इतना ही रहेगा। जैसे हमारे गया में रहता है, चाहे राजस्थान में होता है कि दिन में 45, रात में हो गया 15, ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। साउथ इंडिया में मतलब एक तरह का मौसम रहेगा गर्मी का ही, बहुत कम तापांतर होता है वहाँ पे। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग, कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग यानी शीतोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा जलवायु पाई जाती है। इक्वेटर से दूर होने के कारण जो नॉर्थ का पार्ट होता है वहाँ पे ठंडी बहुत होती है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा कारक, दूसरा कारक देखते हैं हिमालय पर्वत। यह अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ठंडी उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान करती है। जो हिमालय हमारा क्या करता है, वह उत्तरी पवन जो नॉर्थ साइड से
तेज हवाएं आती है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं। जो नॉर्थ पोल में ठंडी हवाएं आती है उससे ये रक्षा करता है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है और इस वजह से जो मानसून पवन आती है हिमालय से टकराती है और उसी की वजह से हिमालय के मतलब इंडिया में अच्छी बारिश होती है हमारे देश में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा कारक क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई के साथ हम लोग एक जब बात जानते हैं कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तापमान टेम्परेचर उतना ही कम होगा, तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। विरल वायु के कारण रेयर एयर के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक, जो माउंटेन वाला इलाका होता है वो प्लेन वाले इलाके से ज्यादा ठंडा होता है। जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पर है, मतलब एक आप मैप में देखिएगा तो एक ही लाइन पे मिलेंगे दोनों, बट दार्जिलिंग हाइट पे होने के कारण ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे बहुत ठंडी लगेगी। आगरा प्लेन होने के कारण यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं लगेगी दार्जिलिंग के मुताबिक। किंतु मतलब वही तो जनवरी में जैसे आगरा का तापमान 16 डिग्री होगा तो दार्जिलिंग में वही तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब हाइट की वजह से टेम्परेचर कम होता है। उचावच, भारत का वह भौतिक स्वरूप अथवा उचावच तापमान वायु दाब पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून और जुलाई के मानसून मंथ है। पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगे दक्षिण पठार पवनमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त होता है, उधर मतलब शैडो पड़ता है, इस वजह से वहाँ बारिश कुछ इलाकों में जैसे तमिलनाडु हुआ उस समय जून जुलाई में बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। तमिलनाडु में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो तमिलनाडु में कौन सा मानसून की वजह से बारिश होती है, ये आपको कमेंट करना है। तमिलनाडु रीजन में यानी कोरोमंडल तट पर कौन से मानसून की वजह से बारिश होती है, ये आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक, अब आते हैं हम लोग वायु दाब एवं पवनों से एक कारक तो खत्म हो गया हमारा, तो अब आता है दूसरा वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को निम्न 3 कारकों की क्रिया विधि को जानने का आवश्यक है। कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। पहला है वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, और उसके बाद है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों को एवं विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संरचन को। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशा है। तो ये जो तमिलनाडु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण मतलब विंटर सीजन में पंजाब के क्षेत्र में बारिश होती है, और जो तमिलनाडु में बारिश होती है उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण तमिलनाडु में ठंडी के दिनों में बारिश होती है। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, शीत ऋतु में। अगला टॉपिक है हमारा शीत ऋतु में प्रभाव। पहला उसका कारण है धरातलीय वायु दाब तथा पवनें। तो शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। वायु दाब के वितरण के कारण शीत ऋतु में मौसम प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में, हिमालय का जो नॉर्थर्न पार्ट उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायु दाब केंद्र स्थापित हो जाता है। ठंडी के हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो कोल्ड मतलब विंटर टाइम पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है। इस उच्च वायु दाब के केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायु दाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं होती। कई बार तो इसकी स्थिति बस एक बार रीड करने का ये सब है और इसमें ज्यादा मार्क करने का आपको नहीं है, मतलब कुछ याद करने का इसमें नहीं है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं होती है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम व उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अगला देखते हैं जेट प्रवाह के बारे में जानते हैं। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण।
ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। मतलब एयर प्रेशर के डिफरेंस में कोई रोल इसमें नहीं होता है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। सब पछुआ जो वेस्टर्लीज होता है उसके अधीन होता है सब। ये पवने तिब्बत के पठार के समानांतर, तिब्बत का जो प्लेट्यू है उसके पैरेलल में हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। हिमालय के उत्तर में चलती हैं। इन्हीं को जेट प्रवाह कहा जाता है। जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत तिब्बत का क्या है? तो तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। ऊंचे आप होने के कारण जेट प्रवाह आता है तो तिब्बत उसमें अवरोधक का काम करती है उसका स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह दो भागों में बढ़ जाता है। उसका स्पीड भी स्लो डाउन हो जाता है और वो दो भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है, एक मतलब जो तिब्बत का प्लेट्यू उसके नॉर्थ में चली जाती है, और दूसरा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इसी दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग इसी जो दक्षिणी शाखा उसका औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। जो प्रेशर होता है 200 से 300 मिलीबार होता है। जेट प्रवाह की यही दक्षिण शाखा भारत में जाड़े के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और ये जो जेट प्रवाह का साउथ वाला होता है, हिमालय के जो साउथ में बह रहा था, वही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है जाड़े के मौसम में भारत पर। अब आता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है, और इसी वजह से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बारिश होता है। जैसे पंजाब का क्षेत्र हो गया तो वो ठंडे के टाइम पे जाड़े के समय पंजाब में बारिश होती है, तो उत्तर यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो मेडिटेरियन सी में होते हैं। मेडिटेरियन सी में होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। पश्चिमी जेट प्रवाह जो है जेट वही लेके आता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। कभी कभी शीतकाल मतलब जाड़े के टाइम पे रात में गर्मी लगने लगती है, तो मतलब इससे होता है कि बारिश अब होगा। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही पंजाब की तरफ बारिश होती है। चलिए अगला देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। भारी बारिश होती है। ये चक्रवात अधिकतर चक्रवात हम लोग सुनते हैं साइक्लोन कहाँ कहाँ था? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। और जनरली एक ठंडे के मौसम से कहने का मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम ही ज्यादा ये एक्टिव होते हैं, और ये अत्यंत विनाशकारी होते हैं। कभी 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बहती है, कभी 80 किलोमीटर, ऐसे मतलब बहुत नुकसान होता है उसमें। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव देख लेते हैं। धरातलीय ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव, पहला क्या है उसका टॉपिक? धरातलीय वायुदाब तथा पवने। धरातलीय वायुदाब तथा पवने से ग्रीष्म ऋतु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आ जाता है, उत्तरायण में आ जाता है सूर्य, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तर पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण आ जाता है। तो जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, ITCZ कहा जाता है, उसे उत्तर की ओर खींचकर हिमालय के लगभग समांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है वो, जिस वजह से गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है। मतलब ITCZ निम्न वायु दाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है, और ये मतलब जब प्रेशर कम रहेगा, एयर प्रेशर, तो टेम्परेचर क्या होगा? तो ज्यादा होगा। विंटर सीजन में क्या था? प्रेशर ज्यादा था तो टेम्परेचर कम था, ठंडा लग रहा था, और इधर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। दक्षिण गोलार्ध से मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर से उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु सहित विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायु धारा यही जो आर्द्र वायु धारा है, मतलब क्या ह्यूमिड एयर करंट है, इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और यही मानसून भारत में सबसे ज्यादा बारिश कराता है। अगला देखते हैं, जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण ग्रीष्म ऋतु पर जेट प्रवाह का क्या असर पड़ता है? जून में प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः ऊपरी वायुमंडल जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें पूर्वी जेट प्रवाह ईस्टर्न जो जेट प्रवाह होता है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन चक्रवातों के मार्ग में भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग होते हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एवं लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। अगला देखते हैं मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवात पाए जाते हैं। 4 ऋतु पाई जाती है। भारत में कितने ऋतु होती है? सीजन, तो 4 सीजन होते हैं। कौन-कौन से? तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। शीत ऋतु यानी विंटर। विंटर सीजन 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का डेडलाइन है इसका। ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु कब है? 16 जून से 15 सितंबर तक। उसके बाद एक शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। जिसमें ना तो ठंडा होता है ना गर्मी होता है। और एक और होता है जो शीत ऋतु 15 मार्च है, उससे पहले मतलब शीत ऋतु खत्म होने के बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले एक होता है, उसको वसंत ऋतु बोलते हैं। बीच वाले को वसंत ऋतु। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। एक मतलब नॉर्मल, जरूरी नहीं कि इसी डेट को आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बस एक ये एवरेज काउंट है। मानसून पवन के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। अगला देखते हैं उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण आती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा क्यों आती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, वो जो पंजाब वाला एरिया में जो बारिश होती है वो इसी कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण और जेट स्ट्रीम के कारण। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। इस तरह की वर्षा को मावट कहते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। तीव्र तेज विंड चलती है, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती है, गर्म हवाएं, जिनसे गरज के साथ वर्षा भी हो जाती है कभी कभार। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। जो तेज ये हवाएं चलती हैं इसको पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर बोलते हैं। और बंगाल में इसको क्या बोलते हैं? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, मतलब आपको ये एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया कि बंगाल में काल बैसाखी कौन से राज्य में बहती है, चाहे कौन से ये लोकल विंड है, कौन से राज्य की, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम, इसी तरह के गर्म हवाएं को, इसी तरह की हवाओं को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा कहा जाता है। मतलब इस वर्षा होने के बाद कॉफी की फसल अच्छी होती है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर कहते हैं, इसी तरह के इसी तरह के पवन और बारिश को मैंगो शॉवर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में। उत्तर पश्चिम जैसे पश्चिमी बिहार हुआ, यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, इधर शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज हवाएं, गर्म, हॉट और ड्राई विंड। हॉट और ड्राई विंड को क्या कहते हैं? तो लू कहा जाता है। नॉर्थ भारत में क्या कहा जाता है? गर्म हवाओं को लू। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मानसून गर्त। उष्ण दाब का क्षेत्र को मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण एनआईटीसी की ओर खिसकने लगती है, जिस कारण विषुवतीय रेखा, पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन, ट्रेड विंड, विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम के अनुसार करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। और यही मानसून सबसे ज्यादा बारिश भारत में कराती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि कौन सी मानसून की वजह से भारत में ज्यादा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। भारत की अधिकांश वर्षा, यहाँ पर लिखा है लगभग 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। अब आते हैं भारत की प्रायद्वीप आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पर भारत का जो आकृति है, प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, तो पहला है अरब सागर की शाखा तथा दूसरा है बंगाल खाड़ी की शाखा। अब देखते हैं अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन 3 शाखाओं में बंटती है। जो अरब सागर से उत्पन्न होती है वो 3 शाखाओं में बंटती है। कौन कौन सी शाखाओं में बंटती है देख लेते हैं हम लोग। अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में, मतलब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला मानसून कौन सा स्टेट से टकराती है, कौन से स्टेट में आती है, तो वो केरल राज्य में है, जो जून के प्रथम सप्ताह में आती है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरल में आती है। उसके बाद थोड़ा ऊपर बहती है तो पश्चिमी घाट के माउंटेन मिलते हैं, वहां वो टकरा जाती है। टकरा कर केरल के तटों पर केरल में वर्षा कराती है। इसे मानसून बर्स्ट कहा जाता है। मतलब जैसे हवाएं कुछ अरब सागर से निकली तो बीच में आया ये क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स, उधर तक टकराया, उधर टकरा के फिर वो उधर ही बारिश करा दिया, मतलब बर्स्ट, किसी चीज से टकरा के फट गया,
तो वही प्रस्फोट बोलते हैं, मानसून प्रस्फोट, तो वही होता है उसमें पश्चिमी घाट में टकराने के बाद केरल में वर्षा कराती है। अब अगला उसका देखते हैं, दूसरी शाखा। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है। छोटा नागपुर पठार में इसी शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से ये मिल जाती है। दो अरब सागर की दूसरी शाखा जो है, अरब सागर की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती है। वहां से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती और बहुत ही कम वर्षा कराती है। जो तीसरी शाखा होती है अरब सागर की, उसमें बहुत कम वर्षा होता है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मौसमी हवाओं के समांतर पड़ता है, समांतर में बहता है, टकराता नहीं। अगर टकराता तो बारिश हो जाता अच्छे से। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिम हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा कराती हैं। ये ऊपर जाके कहाँ कराती है? हिमाचल के धर्मशाला में बारिश कराती है। फिर आते हैं, गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं। तो गारो खासी, जैंतिया, ये मेघालय की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे बारिश कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से, जिसके कारण यहाँ स्थित मौसिनराम, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। मेघालय के मौसिनराम में, खासी पहाड़ी है, मेघालय के खासी पहाड़ी में है मौसिनराम, वहीं होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है इसका, जो लगभग 1141 सेंटीमीटर होता है बारिश यहाँ पे। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। मानसून की जो अरब सागर की शाखा होता है तुलना में ज्यादा पावरफुल होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। एक बार सरसरी निगाह से हम लोग ये देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का टाइम क्या है? तो जून से सितंबर है। इसमें सबसे ज्यादा बारिश होता है, लगभग 73.7%। उसके बाद परवर्ती मानसून काल, मतलब मानसून खत्म के लौटता हुआ मानसून, अक्टूबर से दिसंबर, ये 13.3%। उसके बाद पूर्व मानसून काल, मानसून से पहले जो चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर, ये सब जो होता है, वो मार्च से मई 10% बारिश लाता है। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून की वजह से जो होता है वो है जनवरी फरवरी में 2 पॉइंट सबसे कम बारिश इसी की वजह से होता है। अब आते हैं तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट? तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट पर कोई बारिश नहीं होती है, मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन प्रॉपर वैसे बारिश नहीं होती है। इसके लिए दो कारक क्या है? तो तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर पड़ता है। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून पवन होता है वो तमिलनाडु उसके पैरेलल पड़ता है, टकराता नहीं है। टकराता तो बारिश होता, पैरेलल में समांतर बहता है, तो इस वजह से बारिश नहीं हो पाती है। दूसरा कारण क्या है इसका? तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र पर स्थित है, और वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर का जो शाखा आता है उसके वृष्टि क्षेत्र पर पड़ता है, उसके छाया पड़ता है, तो वो भी पॉसिबल है बारिश होना। तो मानसून सीजन में तमिलनाडु में वर्षा होना आसान, मतलब नहीं होता है। मानसून में विच्छेद, मानसून का विच्छेद देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद एक या दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद का कारण क्या क्या है देख लेते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा कारण क्या है इसका देखते हैं। ये सब आपको ना जो कारण है ये आपको असर्शन में पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा डाल के आपको सही है कि गलत है ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये सब स्टेटमेंट अच्छे से याद करना है बार बार वीडियो को देख के। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के समांतर बहने लगते हैं। जो आर्द्र ह्यूमिड विंड होती है वो पैरेलल बहने लगे, इस वजह से पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद होता है। राजस्थान में मानसून विच्छेद कब होता है? जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है, इस वजह से होता है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, मानसून का निवर्तन। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तरी पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगती है, और पीछे भी हटने लगती है जैसे लौटने भी लगती है, तो वही जाकर क्या बोलते हैं तमिलनाडु में बारिश कराती है, लौटती है मानसून। पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक या दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निर्वर्तित हो जाती है। लौटते हुए मानसून पवने बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा कराती है। जल वाष्प कहाँ से ग्रहण करती है? तो बंगाल की खाड़ी से, और लौटते हुए मानसून बनकर तमिलनाडु में बारिश कराती है ठंडी के मौसम में। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल
रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे साइक्लोन आते हैं इसी टाइम। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो लगभग अप्रॉक्स यह है क्या 100 से 120 दिन की रहती है। भारत का जलवायु प्रदेश वाला टॉपिक चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं डिस्कशन। तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के कारण वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के कारण वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु निम्न 5 प्रकार की है। कोपेन जो एक साइंटिस्ट है, उनकी पद्धति पर भारत की जलवायु को 5 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है उसमें से उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु पहला टाइप क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो से क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस, बीपीएससी, मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, यूपीएससी, इसमें क्वेश्चन आते ही हैं। ये थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। एल नीनो क्या है? एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती रहती हैं। अब आते हैं इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में, ये इसका ओरिजिन पॉइंट क्या? पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। ये इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है एल नीनो की वजह से। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्रा है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। किस पे? तो ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। धारा क्या करती है? पेरू तट का जो जल का तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसके निम्नलिखित परिणाम क्या होता है? 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देने के कारण क्या होता है? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है, प्लावक की मात्रा में कमी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो जल्दी जल्दी वाष्पन होगा ना, तो अनियमितता हो गया वो। प्लावक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। भारत में इसका क्या होता है? भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए क्या होता है? एल नीनो का प्रयोग करते हैं। एल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है। भारत मतलब एक आपको एसर्शन या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण कौन बनता है? तो एल नीनो। मतलब एल नीनो देगा, बताना रहेगा कि आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है। और ग्रीष्म काल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है एल नीनो। एल नीनो का पढ़ लेते हैं। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब इसका मीनिंग क्या है? एल नीनो तो तुम लोग पढ़ लिए। इसका मीनिंग क्या होता है? बालक ईसा, जो स्मॉल क्राइस्ट होता है ना, उनको, चाइल्ड क्राइस्ट। क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इस वजह से चाइल्ड क्रिस्टा एल नीनो बोलते हैं। चाइल्ड क्रिस्ट। पेरू दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू में जो दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है उसमें दिसंबर गर्मी का महीना होता है। अब आते हैं हम लोग कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु का प्रकार और क्षेत्र देखते हैं। इसमें पहला जलवायु का प्रकार क्या है? AMW, ये कोपेन का AMW, AS, AW, BSHW, CW, ये सारे कोपेन के हैं। लघु शुष्क ऋतु मानसून प्रकार AMW। ये गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। AMW उधर असर दिखाता है। AS क्या है? सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट AS प्रकार का है। AW का कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, कर्क कैंसर सर्कल के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग होता है। BSHW क्या है? तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों को BSHW में कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा CWG। CWG क्या है? तो CWG है हमारा
शुष्क शीत ऋतु वाला गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, अधिकतर ये CWG का ही होता है। DFC क्या होता है, तो एक नया है DFC, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र अरुणाचल प्रदेश शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश के क्षेत्र को DFC में कैटेगराइज किए हैं। ई है पोलर रीजन टाइप का, ध्रुवीय प्रकार। तो सबसे ठंडा प्रदेश कौन कौन सा भारत का, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड। अब आते हैं दूसरा टाइप में। पहला तो हो गया उष्ण वाला, अब आते हैं शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु कहते हैं जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है, मतलब तापमान बहुत ज्यादा है और वर्षा कम है, जैसे राजस्थान। शुष्कता कम होने पर यह अर्थ शुष्क मरुस्थल कहलाता है। और ये शुष्क मरुस्थल जैसे बहुत सारा रेगिस्तान है ही, बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा रेगिस्तान है ही राजस्थान में, इस वजह से ही शुष्कता अधिक है तो वह मरुस्थल W हो जाता है, मरुस्थल बने। तीसरा प्रकार देखते हैं गर्म जलवायु। भारत के जलवायु का प्रकार देख रहे तो गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, उसको गर्म जलवायु बोलते हैं। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हिम जलवायु। अब आते हैं बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहे। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। इन्हें अंग्रेजी के बड़े वर्ण S को अर्ध मरुस्थल, W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे F क्या होता है, पर्याप्त वर्षण के लिए, M होता है शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन के लिए, छोटा W होता है शुष्क शीत ऋतु के लिए, H होता है शुष्क और गर्म, और C होता है 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के लिए। और G क्या होता है, G किसको डिनोट करता है, तो गंगा का मैदान को डिनोट करता है। इसी प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये क्लाइमेट वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब आते हैं अगला चैप्टर पे, वो है सॉइल, भारत की मृदाएं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। 8 भागों में, मतलब 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है भारत की मृदाएं को। पहला क्या है, एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदाएं। यह नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। क्वेश्चन एक आता है ना कि कौन सी मिट्टी में क्या सबसे ज्यादा होता है, मतलब पोटास का जगह यहाँ पे दे देगा कि आप ह्यूमस, कुछ मतलब जो कम होता है वही दे देगा कि वही ज्यादा है। तो इस तरह से स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आएगा, जिसको आप मतलब रॉन्ग में आ जाएगा, मतलब पोटास की जगह दे देगा सल्फर ज्यादा होता है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें आएंगे। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ऐसे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो रही है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि फास्फोरस अधिक है, तो आप क्या लगाएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, तो ये सही है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तर भाग तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। यह 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल को बांगर बोलते हैं, नए वाले को खादर बोलते हैं। चलिए, हो गया हमारा। अब आते नेक्स्ट पे। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। उर्वरक फर्टाइल मिट्टी होती है ये जलोढ़ मिट्टी। अब आते हैं अपना ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। दूसरी मिट्टी का प्रकार कौन सा है, काली मिट्टी है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फटने से होती है। एलुवियल सॉइल को तो नदियां लाई थी, लेकिन जो काली मिट्टी है उसको बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्माण हुआ है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, तो ये लगाएंगे टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों में एवं राजस्थान के बूंदी और टोंक जिलों में पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का ये सब क्षेत्र है।
अब आते हैं दूसरी मिट्टी, मतलब तीसरा कौन सी मिट्टी है, तो लाल मिट्टी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी पढ़ा और ये पढ़ा, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी पढ़ा। अब आते हैं लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कैंथरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। आयरन की बहुत अधिक बहुलता होने के कारण इसका कलर लाल होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी हो, यह जो होती है लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। उर्वरता विहीन होती है ये मिट्टी, उर्वरता विहीन होती है। इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिले, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान, अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ भागों में पाई जाती है लाल मिट्टी। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी में अगर हम लोग चूना डाल दें तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। अब आते हैं अगली मिट्टी, लैटराइट। लैटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं, तो इस वजह से इसका निर्माण होता है। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में क्या होता है, तो जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। ये सब चीजों की कमी होती है। मतलब हम लोग को सवाल में ये ध्यान रखना है कि किस मिट्टी में किसकी कमी है, किसकी अधिकता है। ऐसे क्वेश्चन इंटरचेंज करके आपको एग्जाम में आएंगे। तथा लौह अयस्क और पोटास की बहुलता होती है। लौह अयस्क और पोटास की बहुलता होती है। लैटराइट मृदाएं सामान्यतः कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटराइट, सफेद लैटराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है। जो कि गहरी लाल लेटराइट होती है, इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्ष वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट, रेड लेटराइट मृदाएं सबसे उपयुक्त होती है। सफेद लैटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और कोलिन के कारण इसका रंग सफेद हो जाता है। भूमिगत जलवायु लैटराइट काफी उपजाऊ होती है। भूमिगत जलवायु लैटराइट काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, इस वजह से उपजाऊ होती है। लैटराइट मिट्टी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी फसल के लिए, तो चाय के लिए, चाय के लिए इंपॉर्टेंट है। काजू के लिए भी कुछ लैटराइट था, लाल लैटराइट, और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब आते हैं ड्राई सॉइल, शुष्क मृदाएं। यह मृदाएं सामान्यतः कब कैसे बनी, संरचन से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। कष्ट मतलब जो इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन में बलुई और नेचुरल में लवणीय होता है। इसका रंग लाल से लेकर किसमिसी तक होता है। शुष्क जलवायु शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की कमी होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फोरस समान मात्रा में पाई जाती है, समान मात्रा में पाई जाती है। हमें ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किसमें क्या पाई जाती है, किसमें क्या नहीं होती है। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ की मिट्टी इतनी नमकीन होती है, जितना नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, कि वाष्पीकृत करने के बाद इसको नमक बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग इस मृदा की तली में कंकरों की परत, चूना की मात्रा बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है, नमी वाली मिट्टी होती है। ये मृदाएं अनुवर्वर क्योंकि इसमें ह्यूमस एवं जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ड्राई शुष्क मृदाएं अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं ये सब। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट, लवण मृदाएं। ऐसी मृदाएं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाएं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। मतलब इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, इस वजह से इसका लवणीकरण के कारण यही है। यह अनुर्वर होती है, मतलब इनफर्टाइल होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इनमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। नाइट्रोजन चूने की कमी होती है। ये मृदाएं कैसी होती हैं,
शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार कहाँ है, मतलब फैला कहाँ पश्चिम गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में मिट्टी वहाँ की नमकीन पाई जाती है, लवणीय मिट्टी मृदा। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है और मृदा के ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है, जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है जिससे नमक काटा जा सके। अगला मृदा कौन है, तो पीटमय मृदा। यह मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर यह क्षारीय भी है। मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, उत्तराखंड के दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है पीठमय मृदा। अब आते हैं वन मृदाएं में, फॉरेस्ट सॉइल में। ये वे मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। घाटियों में से दुमती और पांसु होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है, जो घाटियों के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है वो उर्वर होती है, फर्टाइल होती है। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु सॉइल इरोजन के दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। 1953 में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था की स्थापना 1959 में की गई। ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में या इसको बार बार देख के याद कर सकते हैं। अब आते हैं भारतीय मृदाएं एक नज़र में देख लेते हैं। भारतीय मृदाएं, उनके क्षेत्र, मुख्य फसलें, पोषक तत्वों की प्रचुरता। क्योंकि हम लोग सब देखते हुए आए तो ये बस फास्ट रिवीजन करेंगे इसमें। पहला है जलोढ़ मृदा। क्षेत्र कौन सा है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं इसकी, धान है, गेहूं है, गन्ना, आलू, तिलहनी व दलहनी फसलें। पोषक तत्वों की प्रचुरता कौन कौन से, तो पोटास एवं चूना की प्रचुरता होती है। काली मृदा, ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र। उसके बाद है क्या क्या कौन कौन सा फसल होता है, तो कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं। पोटास, चूना की, मैग्नीशियम की प्रचुरता, ये सब की प्रचुरता रहती है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, लेटराइट मृदा। कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतापादीय क्षेत्रों में ये सब मृदाएं पाई जाती है। कौन कौन सा फसल होता है इसमें लेटराइट में, तो केरल चाय, रबड़, कॉफी, लोहा, सिंकोना, काजू की प्रचुरता होती है इसमें। और इसमें कॉफी, सिंकोना और काजू की प्रचुरता होती है। लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है इस मिट्टी में। लाल मिट्टी संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटका, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग में पाया जाता है। कौन कौन से फसल, मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं और मक्का। कौन सा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो लौह तत्व की प्रचुरता होती है। उसके बाद आते हैं मरुस्थलीय मृदा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब मरुस्थलीय मृदा है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, मतलब कौन कौन सा फसल, बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ, लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। पर्वतीय मृदा, माउंटेनल सॉइल, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। सेब, नाशपाती और आलू यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी में क्या क्या होती है, तो पोटास और फास्फोरस की प्रचुरता। मिट्टी में उर्वरता में कमी का कारण क्या होता है, तो 5 कारण है उसके। पोषक तत्वों का ह्रास होना, निच्छालन, भारी वर्षा के कारण ये होता है, पानी मतलब बहा के ले जाता है। अपरदन, उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास होना। कृषि भूमि का अति उपयोग होना, यह भी इनफर्टिलिटी का कारण है। और दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। बाकी भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। अब आते हैं देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु हम लोगों ने किया 1953 में एक बोर्ड बना था, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, भारत की कृषि आते हैं, देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग, कुल क्षेत्रफल मान लीजिए 2011 के सेंसस से कितना है, तो 121 करोड़, तो उसका 51% भाग पर
पॉपुलेशन बताया, क्षेत्रफल मतलब 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है, उसका 51% पर कृषि, 4% पर भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% पर वन और 24% पर भूमि बंजर तथा बिना उपयोग किए। कृषि राज्य का विषय का अब आते हैं नोट्स देखते हैं इसका नोट्स देखते हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग एनएफसी फार्मिंग कमीशन ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। एक कृषि स्टेट लिस्ट में इसको लोगों ने दिया था, समवर्ती सूची में लाया जाए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र कितने हैं? तो 47% है, जिस पर 47% पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल ही है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है भारत। और भारत करंट में आपका टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश। तो यहाँ पे आपका दिया भी है, चावल उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, दूसरे पे चीन है। और भारत में कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला? तो वो है आपका तेलंगाना। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस समय कौन है? तो IR20 अधिक चावल देने वाली, मतलब अधिक उत्पादन करने वाली उसके प्रकार है चावल के। आते कुछ ये देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। सेरीकल्चर को क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर तो ये मछली पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर का खेती। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, केंचुआ को क्या बोला जाता है? किसानों का मित्र। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलोरिकल्चर सब्जियों का उत्पादन। ये आपको इम्पोर्टेंट, ये जो चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मैच में आ जाता है या इनमें से कौन सा गलत है, ऐसे करके ये सब क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में, एडीओ मतलब जो भी जीएस में जिसमें अच्छे वेटेज रखता हूँ उसमें ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद और देखते हैं, अभी और है हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोटिक क्या होता है? हवा में पौधे को उगाना को एरोपोटिक बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इसको बोलते हैं जल में पौधे को उगाना। मृदा रहित कृषि को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हवा में एरोपोटिक्स और पानी में हाइड्रोपोटिक्स। आगे अब आते हैं हमारा इधर नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चावल में भारत का पहला स्थान है और गेहूं में दूसरा स्थान। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा गेहूं कौन से राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। चावल की खेती तो आपका हरित क्रांति से पहले भी होता था, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ? तो गेहूं की खेती में हुआ। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी, मैक्सिको क्षेत्र में। अब आते हैं कुछ स्थानांतरित कृषि के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम देखते हैं। झूमिंग ये स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। कौन से क्षेत्र में होता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में, आसाम क्षेत्र में। मिल्पा मैक्सिको में होता है। रोका ब्राजील। आजकल ये वाला जो क्वेश्चन है ना, विभिन्न लोकल विंड वाला हो गया, स्थानांतरित कृषि वाला हो गया, ये मैच में या कौन इसमें से गलत है या कौन इसमें से सही वाले क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। उसके बाद रोका ब्राजील, लदांग मलेशिया, ये सब आपको यूपी पीसीएस में 2024 और 25 के पेपर में देखने को मिला। रोका लदांग करके मैच मिलाने का क्वेश्चन आया हुआ था। चीना श्रीलंका, मोस्ले जायरे कोंगो जायरे, तमराई थाईलैंड, चील हिमालय पट्टी, वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बिगरा उड़ीसा, बारिंगा उड़ीसा क्षेत्र में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में कौन थे? तो एस स्वामीनाथन थे भारत में। ये हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। यहाँ पे दिया भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। हरित क्रांति आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की।
भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ है? तो पंतनगर में हुआ है। जीबी पंत कृषि, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 में की गई थी। उसके बाद भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है। उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में और उसके कंजप्शन में थर्ड स्थान पर है। जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। पहला पे कौन है? चीन है। दूसरा पे कौन है? तो अमेरिका है। तो ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भारत का रैंक क्या है? तो तीसरा है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% और फास्फोटिक उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। बाकी एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, सॉरी। अब आते हैं, पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। और पोटेशियम उर्वरक का क्या किया जाता है? तो इंपोर्ट किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ये आप इसका चार्ट बना लेंगे। कौन कौन से में भारत टॉप पे? आम में है, केला में, चीकू में, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। एक हल्दी बोर्ड का भी स्थापना हुआ है। हल्दी बोर्ड का स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो निजामाबाद में हुआ है, तेलंगाना के निजामाबाद में। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। फल और सब्जी दोनों में भारत का स्थान कितना है वर्ल्ड में? दूसरा। पहला पे चाइना। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। तंबाकू सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है और खाता भी है? तो चाइना है। और उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास हो जाता है। अगला है हमारा, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। पहले ये 1840 पे आप लोग ध्यान देंगे। 1833 में चाइना के साथ जो और एक चाय का जो ब्रिटेन का व्यापार था वो मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। मोनोपोली क्या, व्यापार ही खत्म कर दिया गया था। तो इस वजह से भारत में चाय का अंग्रेजों ने प्रोडक्शन मतलब देखा कि कहाँ से हम लोग चाय उगा सकते हैं, तो वही ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? तो ताइवान में। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबास्टा और लिबेरिका, और इसी कहवा से कॉफी बनती है। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो यमन में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? ऑर्किड स्टेट। ऑर्किड स्टेट के रूप में भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में सेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्वार गोंद भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? तो कर्नाटका में होती है, और सुपारी भी। कर्नाटका में चिकमंगलूर कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलूर। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध जगह है भारत में, नासिक। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। सबसे अधिक उत्पादन प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर का कहाँ पे होता है? तो केरल में होता है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य बन गया। पहले केरल था, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, नया बन गया है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला राज्य। ये एडिशन आपका 2025 की एडिशन है लूसेंट की, तो आपको इसमें सारा ही अपडेटेड मिलेगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। ये तो ऑल इन वन आंसर, ये हमेशा केसर जम्मू कश्मीर में होता है, वहीं पे होगा। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है, जैविक खेती करने वाला। अरहर, तूर को लाल चना व पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है अरहर को। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है और प्रोडक्शन भी सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दोनों दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसल क्या है? तो दलहनी फसल के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व होता है, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, मतलब सीजन के आधार पर, तो हम लोग पढ़े हैं रबी फसल, रबी की फसल। और एक बात, अगर किन्हीं को इंग्लिश मीडियम में रिवीजन करनी हो तो वो हमारा धुरंधर सीरीज देख सकते हैं ज्योग्राफी का, जिसमें आपको सारा ज्योग्राफी का वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन कराया गया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो है। और जिनको दोनों लैंग्वेज समझ में आती है तो दोनों देख सकते हैं, यहाँ पे विस्तृत रूप में देख लेंगे और वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जल्दी रिवीजन, 2 घंटे में पूरे ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अक्टूबर नवंबर, रबी की फसल क्या है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें कौन, अभी जो टाइम हमारा चल रहा है वो रबी फसल का ही है। तो कौन सा है? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि, ये सब अब अभी रबी के फसल के काटने का मौसम आ गया है। अब आता है खरीफ फसल। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन आदि। कौन कौन सी फसलें खरीफ फसल है? तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब खरीफ फसल है। कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, ये सब ये रबी फसल है, सॉरी खरीफ फसल है। गर्मा फसल कौन सा होता है? तो यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई है, मक्का है, ज्वार है, जूट है और मड़ुआ है। ये सब गर्मा फसल के अंतर्गत आती है। अब आते हैं भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस में, आपको ये मिलान करने में, और कभी कभार तो विच आर द नॉट करेक्ट में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला देखते हैं हम, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये है राष्ट्रीय वाला कोयम्बटूर में, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में। वो प्रजनन केंद्र संस्था है कोयम्बटूर में, और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, पोटैटो रिसर्च सेंटर, तो ये शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ है? तो जोरहाट असम में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु, कर्नाटका में। उसके बाद क्या है हमारा, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोटायम, केरला में, कोटायम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये मैसूर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी में। नारियल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कासरगोड, केरला। भारतीय दलहन अनुसंधान, तो कानपुर, यूपी। तिलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। तिलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? हैदराबाद। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था कहाँ है? तो बेंगलोर में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे। ये आपको बस रटने वाला टॉपिक है, इसको रट जाइएगा कि कौन कहाँ पे है, आपको 1 से 2 नंबर आराम से एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 पूसा, बिहार में हुई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्था के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। ICAR का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, IARI का भी मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख फसलें और उनके जन्म स्थान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बन सकता है। धान का जन्म कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि चावल का मिला था भारत और इंडोनेशिया। मक्का मध्य अमेरिका में, मक्का में वैसे भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गेहूं मध्य एशिया में। तंबाकू दक्षिण अमेरिका में। रबड़ भी दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। उड़द जो दाल होता है वो भारत में। उसके बाद मशहूर चाइना। अमरूद अमेरिका में। टमाटर मैक्सिको में। टोमेटो कहाँ पे बना था, मतलब बना क्या, तो सबसे पहला फसल कहाँ हुआ था? तो मैक्सिको में। बाजरा अफ्रीका में। उसके बाद है जौ, चाइना में। अरहर अफ्रीका में। सोयाबीन चीन में। मूंग का कहाँ है जन्म स्थान? भारत में। ज्वार का भारत। चाय का चाइना। कहवा का ब्राजील है। आलू का पेरू है। गन्ना का भारत है। इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आते हैं अगले चैप्टर में, भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बृहद सिंचाई परियोजना, फिर है मध्यम सिंचाई परियोजना, फिर है लघु सिंचाई परियोजना।
वृहद सिंचाई परियोजना क्या होता है? तो इसके अंतर्गत परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, उसके लिए वृहद सिंचाई योजना। फिर होता है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं आती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्य सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई की योजनाओं के अधीन होता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 20.2% है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा देश है? तो 21% चाइना में है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितने हैं? 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। कुआं और नलकूप। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु में 18% पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 15.6% पाए जाते हैं। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन है? केवल पंप सेट हटा देते हैं, सिर्फ केवल नलकूपों का, तो वो हो जाएगा यूपी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? क्या है? तालाब है। और जो आंध्रा तमिलनाडु इधर तालाब से ज्यादा सिंचाई होता है। सर्वाधिक सिंचाई और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कौन सी जगह पे होती है? तो तमिलनाडु में होती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थापित है। यह गुजरात व दादर एवं नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। गिरना सिंचाई योजना। पंबा सिंचाई परियोजना केरला के पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। ये क्वेश्चन आता है आपको बराबर कि इंदिरा गांधी नहर को कौन सी नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर व त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन से मंत्रालय? तो कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब आते हैं मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2019 को किया। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग नहीं किया गया था। विश्व में सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। उसके बाद है इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांव के पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। और इस परियोजना से सबसे ज्यादा श्रीराम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में होगा, 3 TMC पानी उपयोग में लाया जाएगा। उसके बाद है हमारा भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबंध केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं, उपराज्यपाल या राज्यपाल। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है, जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे को समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, अक्षत वनस्पति कहलाते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, सदाबहार वन या सदाहरित वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र कौन है? तो सह्याद्री है, पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 95% भाग इसी के अंतर्गत आता है और लक्षद्वीप है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को 16 वन के नाम से भी जाना जाता है। 16 वन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अगला
पॉइंट पे, इस वन में जो सदाबहार वन था, इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष, इंपॉर्टेंट यही होता है कि कौन से वन में कौन सा मुख्य वृक्ष है, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। तो सदाबहार वन में कौन कौन से, तो रोजवुड है, महोगनी, एनेबनी, बेथ, सिंकोना, रबर आदि। ये वन मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरा में, दूसरा कौन सा प्रकार है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, डेसिडुअस वाला। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। यह वन आपको उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस वन का क्या फायदा है, इस वन में क्या क्या मिलते हैं आपको, तो सागवान, साल, शीशम, तीनों सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन। चंदन इसी में मिलता है, चंदन का पेड़। अब आते हैं हम लोग अगला, अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। सखुआ लकड़ी का प्रयोग होता है, जो फिश प्लेट में डालते हैं ना पटरी के नीचे, वो लकड़ी, वो सखुआ और ओक का होता है। जहाँ चीड़, ओक का नहीं, चीड़ का होता है। अब अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होते हैं, वहाँ यह वन पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, तो तेंदू, जिससे बीड़ी बनती है, तंबाकू बीड़ी वाला तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड आदि, ये सब है। ये सब किसके, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का। अब आते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, थॉर्न फॉरेस्ट। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। यह दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इन वनों में कौन कौन से पेड़ आएंगे, तो बबूल, बैर, खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी, पलास आदि, जो झाड़ी की तरह लगे। इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबा गुच्छ घास उगती है। अब आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं। इन वनों के 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपात पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन भी पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में कौन कौन से पेड़ होते हैं इसमें, तो देवदार, चिनार, बालन के पेड़ पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, उसके बाद है इंपॉर्टेंट, हिमालय के बाद 2225 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। उसके बाद 2225 से 3048 की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, ये ऋतु प्रवास होते हैं, मतलब इस ऋतु में यहाँ, उस ऋतु में वहाँ। बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चारगाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, वर्च और रोडेड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। चलिए अगला है अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकन आदि पाई जाती हैं। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिण पर्वतीय वन पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास के नाम से जाना जाता है और इन वनों में मगनोलिया, लैरल, सिंकोना व बैटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन 67 से 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव वन का 7% है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। भारत में वन आवरण रिपोर्ट देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में तैयार की गई। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 से प्रकाशित किया जा रहा है और इस बार 2023 का रिपोर्ट आया हुआ है, तो देखते हैं उसमें क्या दिया है।
तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु में परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट, जो 2023 का वन रिपोर्ट है वो 18वां है, 2023 जारी किया गया। यह रिपोर्ट 2023 अक्टूबर से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वनावरण एवं वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसमें 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुई। टोटल में 1445 और बस फॉरेस्ट एरिया में 156 का वृद्धि हुआ। कुल वृक्षावरण कितना था? तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.4141% है। अब आते हैं हम लोग, देश में कुल वनावरण कितना था? 7,15,342 वर्ग किलोमीटर, जो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। और दोनों को मिला दे तो 8,27,356 वर्ग किलोमीटर होगा वृक्षावरण और वनावरण, और परसेंटेज में कितना होगा? 25.17%। एक आदर्श एनवायरमेंट के लिए कितना चाहिए? तो 33% चाहिए। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से जिसमें क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है वन का? तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर महाराष्ट्र। उसके बाद कोई अगला पॉइंट है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादर नगर हवेली और दिल्ली। सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला 5 राज्य में, तो सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला 5 राज्य कौन है? तो मिजोरम, राज्य में मिजोरम है 85%, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 78, फिर मेघालय है 75, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट है, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका है? तो मिजोरम का है। न्यूनतम वनावरण परसेंटेज, तो सबसे कम वनावरण परसेंट किसका है? हरियाणा का है, फिर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वाधिक वनावरण परसेंट वाले 5 राज्य संघीय क्षेत्र, 5 राज्य ये केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा, स्टेट का भी अगर इंक्लूड कर लें तो मिजोरम का तो 85% ही है स्टेट में, और लेकिन टोटल ओवरऑल करें तो लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा हो जाएगा, 91.33% वनावरण है। उसके बाद मिजोरम, फिर अंडमान, फिर अरुणाचल, तब मेघालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वो परसेंटेज तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। सर्वाधिक वनावरण परसेंट वाले 5 संशासित क्षेत्र, सर्वाधिक वनावरण परसेंट वाले थे, तो ये वही पे देखें, लक्षद्वीप, अंडमान, जम्मू, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़। और जो यहाँ पर था ये राज्य और संघ दोनों मिलाकर है, यहाँ पे बस 5 संशासित क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट है वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वृक्षावरण की दृष्टि से। फिर वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन होंगे? तो सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा, एरिया जहाँ पे कम है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण परसेंट वाला राज्य कौन है? तो केरल है। तो उसके बाद संशासित प्रदेश चंडीगढ़ है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन है? दोनों मिलाकर, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाला राज्य कौन है परसेंटेज में? तो मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। और वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? तो 4991 किलोमीटर है, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम है। अब आते हैं वन रिपोर्ट 2023 में वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष, मतलब कहाँ वृद्धि हुआ है? तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है इस बार 241 किलोमीटर का, फिर गुजरात में, फिर ओडिशा में, मतलब डिसेंडिंग एसेंडिंग पूछे तो इस चार्ट से हम लोग कर सकते हैं। पहले मिजोरम, फिर गुजरात, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। अब आते हैं अगला, भारत में जनजातीय जिले 553 में 188 जिले, जनगणना 2011 का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। वन परसेंटेज कम है लेकिन वन सबसे ज्यादा वहीं पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वन संरक्षण। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतोपोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधन का संरक्षण व विकास किया जाएगा, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकता को भी पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य क्या थे? तो देश में 33% भाग पर वन लगाना, ये एक जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। देश में 33% भाग पर वन लगाना, 33%
भाग पे वन होना चाहिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीय रोकना तथा बाढ़ व सूखा का नियंत्रण करना। उसके बाद क्या क्या है, तो निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। ये सब उस पॉलिसी का था। पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिसमें महिलाएं भी शामिल हो। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा, अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है भारत का खनिज संसाधन। भारत का खनिज संसाधन, भारत का खनिज संसाधन। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, पहला है पेट्रोलियम। प्राप्ति स्थान और विशेष बिंदु चेक करते हैं उसके। प्राप्ति स्थान कहाँ से मिलता है पेट्रोलियम, तो असम के डिगबोई और सुरमा घाटी, और गुजरात का खंभात और अंकलेश्वर, महाराष्ट्र का बम्बई हाई। और भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि आप कौन से चट्टान में मिलता है पेट्रोलियम, तो अवसादी चट्टान में। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 ईस्वी में असम के माकान में हुआ था। अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुंधरा रखा गया था। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। अब आप देखते हैं मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई और यहाँ के तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी द्वारा 1976 से की गई। यह मुंबई में लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 21 परिष्करण-शालाएं हैं, यानी तेल शोधक कारखाना है, जिनमें 17 सार्वजनिक तौर पे है और 3 निजी क्षेत्र के हैं, एक संयुक्त क्षेत्र में है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन है पेट्रोलियम के, तो राजस्थान, गुजरात, असम। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम हो गया हमारा। अब आते हैं लौह अयस्क में। लौह अयस्क का क्षेत्र कहाँ है, तो ओडिशा का सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज, झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर का क्षेत्र, कर्नाटका का बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, चांदा और तमिलनाडु का सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा। ये सब लौह अयस्क के उत्पादक स्थल है, मतलब यहाँ से निकाले जाते हैं लौह अयस्क। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है। पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे ब्राजील है। ये सारे आपके अपडेटेड है, ये आप यहाँ से मतलब याद कर लेंगे तो आप एकदम क्लियर है। मतलब ये अपडेटेड या न्यू वर्जन का बुक है, तो ये अपडेटेड वर्जन का करंट इंफॉर्मेशन है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो पहले पे उड़ीसा है, दूसरा पे छत्तीसगढ़ है, तीसरा पे कर्नाटक है, चौथा झारखंड का है, चौथा झारखंड का है। उसके बाद आते हैं हम ओडिशा, मैंगनीज, मैंगनीज ये मैंगनीज, ओडिशा, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट, ये मैंगनीज का उत्पादक स्थल है। महाराष्ट्र, नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा, कर्नाटका का शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम, गुजरात का पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड का सिंहभूम और राजस्थान का बांसवाड़ा। मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज का प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत को विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है मैंगनीज भंडारण में। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश का 33% मैंगनीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र और उड़ीसा है। भंडारण में रिजर्व में उड़ीसा है और प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है। अब आता है कोयला। कोयला कहाँ से निकाला जाता है, झारखंड के धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ से ओडिशा, छत्तीसगढ़ का रायगढ़, उड़ीसा से देसरगढ़ तथा तलचर, असम से माकुम, लखीमपुर, महाराष्ट्र में चांदा, तेलंगाना सिंगरेनी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक, नामकुक, इन सब जगहों से कोयला निकाला जाता है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन कौन है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। कोयले को उद्योग की रोटी भी कहते हैं, काला सोना भी कहा जाता है और लिंगनाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तांबा, झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान में खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा में अलवर एवं सिरोही, मतलब राजस्थान का ये खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश में बालाघाट, आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडर, ये सब क्षेत्र है तांबा का। तांबा यहाँ से निकाला जाता है। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन कौन है, वो प्रोडक्शन हो गया ओडिशा टॉप में, और भंडारण में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है।
राजस्थान का जवाहर खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। उसके बाद आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम उड़ीसा, झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग, उड़ीसा फिर झारखंड का कोडरमा, हजारीबाग, बिहार का गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, राजस्थान का अजमेर, शाहपुर और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, यहाँ से बॉक्साइट निकाली जाती है। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं उड़ीसा, कुल उत्पादन का 42%, झारखंड और गुजरात। भंडारण में उड़ीसा ही टॉप है, छत्तीसगढ़ फिर आंध्र प्रदेश। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम में कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं, उत्पादन में है उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। भंडारण में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। किसका? बॉक्साइट का। अब आता है माइका। माइका में टॉप पे आंध्र प्रदेश, टॉप पे आंध्र प्रदेश नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से निकाला जाता है, झारखंड के पलामू से, गुजरात के खेड़ा से, मध्य प्रदेश के कटनी बालाघाट से, छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से। उत्पादन में टॉप पे कौन है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और प्रोडक्ट्स रिजर्व में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। सोना, सोना तो कर्नाटका के कोलार तथा ऊटी तथा हट्टी की खान से, आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान से, तेलंगाना के वारंगल, तमिलनाडु के नीलगिरी एवं सलेम और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है स्थान झारखंड का है, और कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। चौथा स्थान बिहार का है भंडारण में बिहार का भी रैंक है। दक्षिण अफ्रीका में मेपोनिंग सोने की खान दुनिया का सबसे गहरी खान है, 3.9 किलोमीटर की। हीरा, मध्य प्रदेश, मझगांव खान और पन्ना जिला। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है हीरा में। अब आते हैं राजस्थान। जस्ता, जस्ता राजस्थान, उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। राजस्थान उत्पादन में प्रथम स्थान पे ज्वार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन कौन है जो जस्ता के? तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। अब आते हैं हम लोग यूरेनियम में। यूरेनियम झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, राजस्थान। और झारखंड प्रथम स्थान है यूरेनियम में। भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है जादूगढ़, झारखंड में। मैग्नेजाइट, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में, जबकि उत्पादन में टॉप पे है तमिलनाडु का। अब आते हैं हम लोग भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। चांदी, चांदी है आपका राजस्थान के जवाहर खान से, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेलारी, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, गुंटूर, झारखंड के संथल परगना और सिंहभूम से। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम और कर्नाटक सेकंड स्थान पर है, और भंडारण में राजस्थान फर्स्ट और मध्य प्रदेश सेकंड और उत्तराखंड थर्ड पे है। थोरियम पायराइट्स, थोरियम राजस्थान, पाली, भीलवाड़ा और केरल में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत ही है। विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। क्रोमाइट, क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा से निकाला जाता है। इसका उत्पादन उड़ीसा प्रथम स्थान है इसके उत्पादन में। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका। इसके मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में। सीसा झारखंड, राजस्थान। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन है सीसा में? लेड, लेड में कौन है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। लिग्नाइट, लिग्नाइट में तमिलनाडु, राजस्थान। तमिलनाडु का जो न्यूवेली है वो सबसे ज्यादा लिग्नाइट प्रोडक्शन में, इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में ही है। उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है, टीना में। भंडारण में इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही होता है। भारत में खनिज के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य कौन करता है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन माइनिंग ब्यूरो कहाँ है? मुख्यालय नागपुर में। और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्यालय नागपुर है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खाद्यान्न एवं भूविज्ञान विभाग करते हैं सब। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा टॉप पे, राजस्थान, आंध्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कौन से हैं? तो कुद्रेमुख कर्नाटका का, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नाथरा की पालम थोड़ हुंडेर क्षेत्र उदयपुर राजस्थान में, गोवा एवं चिड़िया खान पश्चिम सिंहभूम झारखंड में। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 से प्रारंभ हुआ है। 1956 से प्रारंभ हुआ है। अब आते हैं नोट। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। भारत में सेल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, सेल गैस कहाँ है? तो कैम्बे बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्यन बेसिन में पाए गए हैं। भारत के कटिबंध तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत पाए जाते हैं।
तो आज हमारा सेकंड पार्ट यहीं तक रहेगा। बाकी थर्ड पार्ट में हम जितना भी हमारा बच गया ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वो कंप्लीट कर लेंगे। तीन पार्ट में हम इंडियन ज्योग्राफी लूसेंट का संपूर्ण पूरा कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। मतलब आपको 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम देना है एक साथ, और आपका ज्योग्राफी खत्म। मतलब 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट, मतलब आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाए तो आप एक दिन में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी लूसेंट से रिवीजन कर सकते हैं। और थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे 1.5-2x में करके, तो आपका और जल्दी हो जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे सीरीज के साथ। लूसेंट सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।